जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोगों ने लेके आया आपके लिए इंडियन आर्मी के जीडी और क्लर्क के लिए। अगर आप टेक्निकल का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन ये खासकर जीडी और क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए, जो भी आपका आने वाला एग्जाम है, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है, जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, आर्मी क्लर्क और जीडी में पूछा गया है। तो मैं उसी का कलेक्शन भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन मेरे साथ बनाइए। जो क्वेश्चन आपको अगर थोड़ा कम पता है या पता है तो आप उसका नोट्स जरूर बना ले। आप नोट्स आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, अब से आपका वीडियो लगातार रहेगा, जो भी क्लास है क्लास चलेगी। मैं टाइम टेबल बताऊंगा आप लोगों को। और अभी तो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसका सिलेबस भी अब मैं लेके आऊंगा, मैथ का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जो भी एग्जाम आपका पूछा जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहें और जो भी क्वेरी है, जो भी बात है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ साथ अगर आपके पास कोई बुक नहीं है या बुक लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। उसमें आपका जो भी आपका बुक है इंडियन आर्मी से रिलेटेड, या टेक्निकल का कर रहे हो, जीडी का कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो या क्लर्क का कर रहे हो, सारा का मैं डाल दूंगा। जिसमें कि अभी जो बुक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का बुक है आपके पास, और इसमें कंप्यूटर इंग्लिश का बुक अभी है। तो आप जो बुक चाहें आप परचेज कर सकते हो। आप अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है ये। और व्हाट्सएप जब भी कोई काम हो तभी मुझे करें ना। अगर मुझे आप किसी छोटे छोटे बातों के लिए मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सारी बातों का रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी। देखिए, मैं तो इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा या फिर जो क्वेश्चन मैं लिंक दे दूंगा आपको, जो जहाँ क्वेश्चन ये मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और अगर इसका वीडियो देखने के बाद जो भी मैं यहाँ बताता हूँ उसका नोट जरूर करें आप। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी, आपके पास ऑप्शन जो है 1761, 1726, 1556 और या 1526। इसकी जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, तो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, जो 1526 ईस्वी में जो प्रथम लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो किन किन के बीच हुआ था। तो देखिए, ये 1526 ईस्वी में जो लड़ाई हुआ था, पहली लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉर करता हूं मैं, फर्स्ट वॉर लड़ा गया था। ये लड़ा गया था बाबर एंड इब्राहिम लोदी। देखिए, आप इनसे याद रखिए इस चीज को। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जब प्रथम लड़ाई 1526 में जो लड़ी गई थी वो किन दो के बीच लड़ा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। अगर मैं बात करूं, अगर पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था, 1556 लड़ा गया था। और ये किसी से के बीच लड़ाई हुई थी, तो ये था हेमू एंड अकबर के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी जाती है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। और ये किसी के बीच था लड़ाई, ये था मराठा एंड दुर्रानी एम्पायर, दुर्रानी साम्राज्य और मराठा के बीच लड़ा गया था। यानी पहली लड़ाई लड़ी गई थी, फर्स्ट वॉर था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई था हेमू और अकबर के बीच। तीसरी लड़ाई था मराठा और दुर्रानी एम्पायर के बीच लड़ा गया था। तो तीनों इसका नोट्स बना दीजिए आप, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। तो एक क्वेश्चन में आपका इतना क्वेश्चन बन जाता है, इसमें से कुछ आपका पूछा जा सकता है, तो आप इसका नोट्स जरूर बना ले आप। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो आपके पास ऑप्शन जो है 1917, 1926, 1937, 1901। देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1917 में किया गया था। अब देखिए साबरमती आश्रम जो है ये कौन सी नदी के तट पर है, कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है साबरमती नदी के किनारे हैं। साबरमती, इसका नदी कौन सी नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और हो जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी से संबंधित है कि दांडी मार्च की स्थापना, दांडी मार्च जो स्टार्ट किया गया था वो कब किया गया था, वो कब किया गया था, तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 को किया गया था। दांडी मार्च की शुरुआत जो किया गया था कब किया गया था, 12 मार्च 1930 को किया गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दांडी मार्च यहीं से स्टार्ट हुआ था, साबरमती नदी के तट से ही स्टार्ट किया गया था। तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया गया था, साबरमती नदी के तट से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और देखिए ये क्या 17 जून ये किया गया था स्थापना कब, साबरमती का स्थापना 17 जून को, 17 जून। इतना डेट नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इसलिए ही पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा तब भी इसका 17 जून 1917 को स्थापना हुआ था साबरमती आश्रम का। अगला क्वेश्चन जो है, असम राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगी है। देखिए आपको ऑप्शन जो आपके पास है 4, 5, 6, 7। असम राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगा हुआ है, सटा हुआ है। तो देखिए आपका आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 राज्यों से ये घिरा हुआ है, ये 6 राज्यों का इसका सीमा है। तो इसमें पूछा जाएगा कुछ राज्यों के नाम बताओ, ये सभी राज्यों के नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला राज्य जो है असम के सटा हुआ है वो है मणिपुर, दूसरा जो है नागालैंड, तीसरा जो है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जो है वो है मेघालय, अगला है त्रिपुरा, अगला है मिजोरम। देखिए यहाँ पर 6 राज्य हो गए, यानी कि असम राज्य की जो सीमा है किन किन राज्यों से सटा हुआ है, तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 6 राज्यों से सटा हुआ राज्य है कौन, असम। अगला है उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति का नाम क्या है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो पहला जो व्यक्ति गया था, विश्व में पहला व्यक्ति गया था, वो कौन थे। इसका ऑप्शन आपके पास ऑप्शन जो है एमंड सेन, दूसरा है रॉबर्ट पियरे, संजय थापर या यूरी गागरिन। तो इसका आंसर आपके पास हो जाता है रॉबर्ट पियरे विश्व के पहले व्यक्ति थे जो उत्तरी ध्रुव पर गए थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, ऑप्शन आपके पास जो है दुग्ध मेखला, सौर मेखला, चंद्र मेखला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल किसमें है, तो दुग्ध मेखला में ये स्थित है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना आप, और जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट जरूर करो। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करना ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जाकर वहां से बुक परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अभी आपके जो एग्जाम आने वाला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाता है, आपका ऑप्शन हो जाता है कोंकण ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु या बांद्रा वर्ली सिलिंग। तो आपका आंसर जाता है महात्मा गांधी सेतु है जो भारत में सबसे बड़ा क्या है, तो सड़क पुल है। अगला है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, साइमन कमीशन की जो स्थापना हुआ था उसका विरोध क्यों हुआ। तो इसका ऑप्शन आ जाता है आपके पास दैत शासन, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, हड़प नीति या काले गोरे में भेदभाव। इसका क्या कारण था जो इसका विरोध किया गया था। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इस साइमन कमीशन में जो भी सदस्य था वो भी इसमें से एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था।
चलो अगला जो क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? जब इसे जो रिटायर्ड होते हैं इसका आयु कितना होता है? तो इसका आयु हो जाता है ऑप्शन नंबर आपके पास पहला जो है 65 वर्ष की आयु में, 55 वर्ष, 62 वर्ष या 60 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका पहला, ये 65 वर्ष की आयु में ये सेवानिवृत्ति हो जाती है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उसे किसके द्वारा स्थापना किया, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा इसे अपॉइंटमेंट दिया जाता है? ये दिया जाता है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उस टाइम पर, उनके द्वारा दिया जाता है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा इसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है इनको। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन जो है असम, ओडिशा, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। देखिए मैंने इसका कुछ राष्ट्रीय अभयारण्य यानी कि जो है यहाँ पर, तो मैंने उसका लिंक मैंने दे दिया था इससे पहले, तो जाकर सर्च कर लीजिए, ये मिल जाएंगे। वन प्लस डिफेंस अकेडमी के वेबसाइट पर मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं आप, या हमारे आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी सारा वीडियो वहां अपलोड होता है, और उसमें जो भी मैं करता हूँ वहां मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप सर्च कर लीजिएगा वन प्लस डिफेंस एकेडमी, इस नाम से आप फेसबुक पर सर्च कर लीजिए और उस पेज को लाइक कर दीजिए आप। ठीक है, वहां भी सारा अपडेट मिलता रहेगा आपको। चलो अगला जो है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। देखिए तो इसका आंसर रहता है पहला, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा ही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपको ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 1903, 1904, 1906 या 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा एक साथ, जो भी इसमें वीवीआई है वो भी आप मैं डाल दिया करूंगा। तो अभी तो मैं अभी नहीं डालूंगा, लेकिन मैं लिंक में डाल दिया करूंगा, वेबसाइट पर डाल दूंगा। जो करेंसी और कंट्री, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन आपके पास जो है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तीसरा है यूरो या फिर येन। तो इसका आंसर जाता है नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपको देखिए यहाँ पर डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दिया गया, लेकिन अगर आपको डॉलर नहीं दिया रहे, ऑस्ट्रेलियन नहीं दिया रहे, सिर्फ डॉलर दिया रहे, तो डॉलर पर आप टिक लगा देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी? देखिए निम्न में से कौन सा स्थान इसमें से है जहां पर महावीर की तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी? देखिए पहला ऑप्शन जो है पावापुरी, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है सारनाथ या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पावापुरी। पावापुरी में इन महावीर की मृत्यु हुई थी, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि इनका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थल कौन सा है? देखिए इसका जन्म स्थल जो है ये है वैशाली। वैशाली यानी बिहार में ये जगह। पावापुरी भी क्या है? तो बिहार का ही एक जगह है, बिहार का ही एक जगह है जो पावापुरी है, और जो उनका जन्म हुआ था बिहार में ही हुआ था। ये वैशाली के अंदर ये कुंडलपुर है। क्या है? कुंडलपुर, यानी वैशाली कुंडलपुर। कुंडलपुर ये कहाँ है? तो वैशाली में है। या वैशाली कहाँ है? तो बिहार में ही है। ठीक है, वैशाली इनका जन्म स्थान, ये जन्म हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और देखिए इनकी जो ये अब एक क्वेश्चन और आएगा कि महावीर जो थे वो कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो ये थे 24वें, ये थे 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। आप याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो महावीर कितने थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर, और ये 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया था। 30 वर्ष की आयु में क्या किया? संन्यास लिया था। ठीक है, संन्यास 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिए थे।
और साथ साथ इसमें आप नोट कर लीजिए। देखिए तो इनके जन्म दिवस को क्या कहता है, तो जो जैन समाज के लोग हैं महावीर जयंती के नाम से मनाते हैं, महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं इनके जन्म दिवस को। और जबकि मोक्ष की दिवस था इसका, तो उसको उसमें दिवाली के रूप में मनाया जाता है, यानी महावीर के मोक्ष के दिवस को और दिवाली के रूप में मनाया जाता है, और जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो आपको ऑप्शन जो दिया गया है इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आप भी समझते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा ये बैंक है। ठीक है, ये ब्रांच में ये सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, ये समझ लो 25 ब्रांचेस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था? तो ऑप्शन आपके पास है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। तो आपका आंसर इसमें से हो जाता है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलो अगला क्वेश्चन जो है, आवेश होता है, आवेश क्या होता है? प्रोटॉन का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या न्यूट्रॉन का प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, साबुन का सूत्र क्या है? देखिए साबुन का केमिकल नेम यानी केमिस्ट्री में इसका नाम क्या है? साबुन का इसका एक मिनट चाहिए अभी थोड़ा सा, अभी इसमें आ गया था इसमें। चलो साबुन का सूत्र क्या है? तो आपका आंसर इसका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है C17H35 COONA या फिर Cl3 COONA या Na2ZNO2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपको आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ये है C17H35 CONA। तो इसका जो नाम है, इसको जो बोलते हैं रासायनिक नाम क्या बोलेंगे? तो इसका नाम है सोडियम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम एस्टियरेट है, सोडियम एस्टियरेट है। ठीक है, मैं लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, तो याद रखिए इसका सोडियम एस्टियरेट। सोडियम एस्टियरेट क्या इसका केमिकल नाम है, इसको याद रख लीजिए। इसका ये केमिकल जो अमाउंट का जो है ये उसको याद कर लीजिए, साबुन का ये सूत्र है। चलो ठीक है, अगला जो है, सबसे अधिक आयु किस जीव की होती है? सबसे अधिक आयु किस जीव की होती है? तो आपके पास ऑप्शन जो है मोर, बाज, गिद्ध या कछुआ। देखिए सबसे आयु जिसमें से होता है वो होता है मोर, बाज, गिद्ध या कछुआ। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कछुआ। कछुआ की आयु सबसे इनमें से ज्यादा होती है। और आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे कम आयु वाला जीव का नाम क्या है? सबसे कम आयु वाला जीव का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैफ्लाई। ठीक है, मैफ्लाइज जो है पृथ्वी पर जो सबसे छोटा सबसे जीव जो मतलब सबसे कम उम्र का जो जीव है वो है मैफ्लाई। इसका नाम याद कर लीजिए, मैफ्लाई उनका नाम है। देखिए इसका सबसे कम उम्र कितना होता है? 24 घंटे में ये क्या होता है, पूरा जीवन ये जी लेता है। ये 24 घंटे में इसका पूरा जीवन जी लेता है ये। देखिए अक्सर कहाँ पाया जाता है? ये यूनाइटेड स्टेट में मिलेगा आपको या कनाडा में मिलेगा आपको। ठीक है, ज्यादातर मिल पाया जाता है कहाँ पर मैफ्लाई? ये यूएस में, यूके, ये कहाँ यूनाइटेड स्टेट में और यूके में मिल जाएगा, कनाडा में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका नोट जरूर बना लें आप। अगला क्वेश्चन जो है, शरीर में रक्त किसके द्वारा संचित होता है? शरीर में रक्त किसके द्वारा संचित होता है? तो शरीर में रक्त जो होता है वो किसके द्वारा संचित होता है? आपके पास ऑप्शन है, पहला धमनी, दूसरा है सीरा, अलिंद या नीलय। तो आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी संचित किसके द्वारा होता है? हमारा ब्लड, या ब्लड किसके द्वारा स्टोर होता है? तो सीरा के द्वारा होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? एक लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f,
F मतलब फोकस दूरी। अब देखिए जब भी हम निकालते हैं तो सेंटीमीटर में निकालते हैं, मीटर में निकालते हैं। सबसे पहले तो आप 20 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में बदलेंगे, एक बटा मतलब 20 बटा में 100 करना पड़ेगा, तब सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। काटोगे तो 1 बटा में 5 हो जाएगा, बटा 5 मीटर हो जाएगा। अब देख लो तो लेंस क्षमता क्या होता है, 1 बराबर में F, 1 अपॉन में F, तो 1 अपॉन में F का वैल्यू कितना दिया है, फोकस दूरी, तो 1/5 दिया है, यानी 5 नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 इसका आंसर, यानी कि 5 डायमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका कितना होता है, तो आपके पास इसका ऑप्शन जो है ये है, पहला है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 0, तीसरा है अनंत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अगला है, हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है। हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है। ये प्रथम प्रकार, ऑप्शन आपके पास जो है द्वितीय प्रकार का, प्रथम प्रकार का, तृतीय प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है, ये है प्रथम प्रकार का। चलिए इसमें एक और पॉइंट इसमें याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या क्या आता है, दूसरी श्रेणी में कौन क्या क्या आता है, तीसरी श्रेणी में क्या क्या आता है, इसका नोट जरूर बना लें। तो प्रथम श्रेणी में क्या आता है, कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये आता है प्रथम श्रेणी में आता है। दूसरा श्रेणी में कौन कौन सा आता है, सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन। तीसरा में आता है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, मुंह का झावड़ा। ये क्या है, तो ये है तीसरी श्रेणी में है, इसका नोट जरूर बना लें आप। अगला है, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने पर पहिए और सड़क के मध्य कौन सा बल कार्य करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपके पास जो है, अभिकेंद्रित बल, अपकेंद्रित बल, घर्षण बल या संसंजक बल। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। ये चलती गाड़ी में जब ब्रेक लगता है तो पहिए और सड़क के बीच घर्षण बल का कार्य करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या पढ़ा जाएगा। यानी कि आप 100 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे आप। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर डिग्री सेल्सियस को जब बदलना होता है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू देंगे यहाँ पर, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 35 नहीं गलत हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, और इसमें जोड़ेंगे हम 32, तो इसका आंसर निकल जाएगा। देखो डिग्री सेल्सियस कितना दिया था यहाँ पर, तो 100 इंटू 9/5, अब प्लस 32 कर दूंगा मैं यहाँ पर। देखिए 5 करूंगा तो 20 नमा 180 और 32, यानी कि 212 डिग्री से फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, डिग्री सेल्सियस 9/5 प्लस 32 निकल जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में बदलना होता है तो क्या करते हैं, इसमें देखो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस कर देते हैं 32, और इसमें बना कर देंगे हम 5/9 से, ये डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा। तो दोनों इंपोर्टेंट था, इसको नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए इसका आप। चलो अगला है, सोने का प्रतीक क्या है। सोने का प्रतीक क्या है, सोने का सिंबल क्या है। ऑप्शन आपका जो पहला है जो है AU, दूसरा है AG, तीसरा है CU और चौथा है CR। अब देख लो AU इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑरन, AURUM, ऑरम कहते हैं इसको। ठीक है, सोने का प्रतीक क्या है, तो AU है। अगला है, क्विक लाइम का सूत्र क्या है। क्विक लाइम का सूत्र क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है CaO, CiO2, MgSO4, CaCO3। तो इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, तो CaO। और देखो CaO को क्या कहा जाता है, CaO को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, तो केमिकल लाइम का सूत्र क्या है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। देखिए तो सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, तो आपके पास ऑप्शन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना आप, और वीडियो के बाद शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर मेरे चैनल पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और मैं सबसे कोई भी मैं बताता हूँ कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, अगर जो भी क्वेरी हो या स्टूडेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने बुक बनाया है यहाँ पर, जो बुक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। बुक भी आप परचेज करना चाहते हो, परचेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर आप बुक को परचेज कर लीजिएगा। अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 11 यहाँ पर है। ठीक है, चलो अगला है 28 का, इलेक्ट्रॉन की प्रतिकरण क्या है, प्रतिकरण क्या है। क्वेश्चन आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है, तो आपको ऑप्शन जो है पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, पाइमेसोन, यानी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोगे आप पॉजिट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है, तो पॉजिट्रॉन है। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला है CO और H2 का मिश्रण कौन सा गैस बनता है, यानी CO कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिश्रण करते हैं इसे हाइड्रोजन कहते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो कौन सा गैस बनता है, कौन सा गैस बनता है जब दोनों को मिक्स किया जाता है, तो कौन सा गैस बनता है। तो आपको ऑप्शन जो है प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, भाप अंगार गैस या कोल गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल गैस, सॉरी वाटर गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिक्स करते हैं तो वाटर गैस बनता है। ठीक है, अगला है बेरियम का प्रतीक चिन्ह क्या है। बेरियम का, जैसे मैंने अभी क्या बताया था, गोल्ड का था तो AU था, ओरम था, तो इसमें बेरियम का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो पहला ऑप्शन जो आपको बचा है BA, दूसरा है BR, तीसरा है B और चौथा है BM। देखिए तो बेरियम का क्या है, तो BA, यानी पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आपका आंसर हो जाएगा BA, यानी कि बेरियम का जो चिन्ह है वो क्या है, तो BA है। ठीक है, चलो इसमें मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, अगर आप ये कर रहे हो तो देखो BA तो हो गया बेरियम का। अगर ये मैं बात करूं कि BR किसे जो कहा जाता है, देखिए BR का क्या है, तो BR का ब्रोमीन का होता है। क्या होता है, ब्रोमीन का ये संकेत किसका है, तो BR है। अगर मैं B बात करूं तो B किसका है, देखिए B जो है आपका है वो है बोरोन का। किसका है, ये है बोरोन का। आप इसका नोट जरूर बना ले आप, बोरोन का B। ठीक है, B का बोरोन का है और BR क्या है, ब्रोमीन का। अगर बेरियम की मैं बात कर रहा हूं तो ये BA है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GERMANY जर्मनी को अगर ये लिखा जाता है तो फ्रांस को क्या लिखा जाता है। ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि जीडी में क्वेश्चन इस तरह का एक आता है। ठीक है, तो इसको आप देख लें। आप देखिए GERMANY का, देखिए इसमें गौर कर लीजिए कि ये इससे कैसे बना। तो देख लो, इसमें थोड़ा गौर करेंगे अगर हम, तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जो पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो गौर कर लीजिए, देखिए G से बना है H, अगर मैं गौर कर रहा हूँ, E से बना है F, R से बना है S, ऐसे ही आगे भी बना ही होगा मेरे ख्याल से। तो इसको कंफर्म कर लेंगे, M से N बना, देखो G से H कैसे बना, G के बाद H आता है, E के बाद F आता है, R के बाद S आता है, फिर M के बाद N आता है, A के बाद B आता है। समझ गए ना इसका पैटर्न, Y के बाद Z आता है। सभी मैंने देख लिया, उस तरह से उसको बना लीजिए। F के बाद क्या आएगा, F के बाद G, R के बाद S, E के बाद B, N के बाद O, C के बाद D, E के बाद F, यानी कि GSBODF। GSBODF ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का था। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लर्क में एक, तो इसको आप जरूर रिवीजन कर लें। इसका पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो एक बराबर दिया गया था, यहाँ पर एक पीछे भी हो सकता है, एक पीछे एक आगे भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। इसका उल्टा लेटर भी इसका हो सकता है। मैं रीजनिंग का एक दो क्लास यहाँ पर बताया हूँ, चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए, आर्मी जीडी रीजनिंग का, तो जाकर सर्च कर लीजिए। इसका प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, अगर नहीं बनाए हैं तो उसका जाके बनाइए और देखिए वीडियो को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कार का गैरेज तो एरोप्लेन का क्या हो जाएगा। देखिए कार कहाँ रिपेयर होता है, कहाँ ठीक होता है, तो कार होता है ये गैरेज में। तो अब एरोप्लेन कहाँ होता है, इसका पैटर्न समझ गए हैं। तो क्या होता है आपका आंसर जो है, एयरपोर्ट पर नहीं, एयरलाइन पर नहीं, या हैंगर नहीं, ये सभी, यानी हैंगर
हैंगर, यानी कि कार का गैरेज में ठीक ठाक किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है, तो एयरप्लेन को क्या किया जाता है, तो हैंगर में किया जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला जो है AZBYCX, AZ उसका BY फिर CX, ये पैटर्न दिया गया, सीरीज दिया गया है, तो समझिए सीरीज को कैसे दिया गया है ये। तो AZ, अब गौर कर लो, अब ABCD में पढ़ोगे आप, ABCD CDEFGHIJKLMNOPQ ऐसे करते करते कहाँ दिया है, Z दिया गया है। देखो तो A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, A का उल्टा Z होता है, उस तरह से क्या हुआ है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा क्या होता है, X होता है। उस तरह से यहाँ पे पैटर्न समझ गए ना, तो यहाँ पे दो लेटर, यानी एक लेटर पहले का लिया गया, दूसरा लेटर लास्ट का लिया गया है, दूसरा लेटर दूसरा लास्ट। उससे देखो तो A B, तो D का क्या हो जाएगा, D का हो जाएगा W, D का W, यानी कि D का W। यहाँ तो समझ गए कि A B C है, यहाँ D ही होगा, और D का उल्टा क्या होता है, W होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसको मैंने याद करने के लिए पैटर्न बताया है आपको, बहुत ही आसान है। अगर इसको देख लेंगे और कुछ बनाएंगे भी नहीं तब भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। जिसका वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है 198, 185, 172। तो अगला पैटर्न क्या होगा, पैटर्न समझिए इस चीज को, ये कैसे बना है। यहाँ मैं देख रहा हूँ इसमें से 13 कम कर दिया गया है, तो कैसे बना, इसमें मैं देख रहा हूँ तो इसमें भी 13 कम करके इतना बना दिया गया है, यानी कि 198 माइनस 185 करोगे 13 आता है इसमें, फिर 185 माइनस 172, यानी कि ये वाला करोगे 13 आता है। यानी पैटर्न समझ गए, 13 घट रहा है तो इसमें भी 13 घट जाएगा। इसमें 13 घटाओगे कितना हो रहा है, तो घटाओगे तो 9, यहाँ पर 6 5, यानी कि 159। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त पूर्व दिशा में 4 मीटर जाता है तथा दक्षिण दिशा में 3 मीटर जाता है, तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए, एक वृत्त यानी एक व्यक्ति समझ लीजिए। पहले क्या करता है, यहाँ पॉइंट बनाता हूं मैं, ये उत्तर है, ये है दक्षिण है, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। पहले क्या करता है वो, कहाँ पूर्व दिशा में जाता है, तो पूर्व दिशा में इस तरफ जाएगा 4 मीटर, यहां से यहां जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, देख लीजिए। अब मान लो यहां से यहां गया, पूर्व दिशा में गया, यहां पर गया, ठीक है, ये 4 मीटर है। अब क्या करता है हुआ, दक्षिण दिशा में कितना जाता है, 3 मीटर, 3 मीटर यहाँ, या 3 ये है 4 ये है। इसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, कम से कम दूरी कितनी है, कम से कम दूरी तो ये दूरी होगी ना। तो अब समझ लीजिए क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ये बन गया आधार, ये लंब और ये कर्ण बन गया, ऊंचाई ये बन गया। इसका कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये दूरी निकालना है मुझे। तो मान लो ये दूरी जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर में हो जाएगा। जब इसका दूरी निकालेंगे तो 4 का 16 प्लस 3 दिया 9, यानी कि 25 हो जाएगा रूट अंडर में, ठीक है। तो आंसर 5 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर 2 के पावर में 1 है प्लस 2 के बाद में 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा। देखो 2 का स्क्वायर का जब करोगे तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 2 का पावर में 1 है तो 2 का 2 ही रहेगा, प्लस और 2 के पावर में 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर के पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना 1 हो जाता है। तो 2 4 2 6 1 7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, वह 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देख लो इसका स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। अगर प्रति घंटा में दिया रहे तो टाइम भी घंटा में आना चाहिए, अगर टाइम सेकंड में आ रहा है तो टाइम यहाँ पर स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो आपका सडन टाइम भी मीटर सेकंड में आना चाहिए। चलो देखिए इसका दूरी निकालने के लिए है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दूरी बराबर होता है क्या, चाल यानी स्पीड इनटू टाइम एंड समय, ठीक है। तो समय कितना दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है 45 मिनट। अब देखियो ये तो प्रति घंटा में था यहाँ पर, लेकिन मिनट में है, तो मिनट को क्या घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा। देख लो 15 और 5 75, 15 14 60, अब कर रहा है क्या नहीं, तो अब देख लो 5 25, 15 20 और 2 22 बटा में 4,
यानी कि 5 होगा 20, 4 चक्के 24.25 यानी 56.25 क्या हो जाएगा किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला जो है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष है। ए बी से 11 वर्ष बड़ा है तो बी का उम्र क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लिखिए, कितना आसान क्वेश्चन आप और लिख सकते हो आप। दोनों का उम्र कितना है, दोनों का उम्र कितना है, बड़ा है। एक का उम्र एक है 4 वर्ष बड़ा है ना, एक 4 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो देख लो आप इस वजह से निकाल लो ए और बी की कितना है। मैं मान लेता हूँ बी की उम्र कितना है, एक्स मान लेता हूँ यहाँ पर। तो ए की उम्र कितना हो जाएगा, ए की उम्र कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष 11 वर्ष बड़ा है ना बी से, यहाँ दिया गया है, तो एक्स प्लस 11 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का आयु कितना दिया, 15 दिया है ना, तो x प्लस 11 बराबर 15। एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 11 यानी 2x। अब 11 को इस तरह मैं करूंगा तो घट जाएगा ना, ये घट जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 यानी कि 2 कट के तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 15 4 2 यानी x बराबर कितना 2 हो गया, x बार में 2 हो गया। तो इसमें कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या, इसमें क्वेश्चन फिर गया आप क्वेश्चन को, लगता है मैं इसमें कुछ गलत कर रहा हूँ। इसको फिर से यहाँ देख लीजिए, साफ साफ देख लीजिए। अब देखिए ए और बी का आयु कितना दिया गया है, 15 वर्ष दिया गया। यहाँ पर दोनों का आयु यानी ए प्लस बी का उम्र कितना दिया गया है, तो 15 वर्ष दिया गया है। और ए और ए बी क्या है, बी से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है ना, 11 वर्ष बड़ा है। इसको मिटा दे रहा हूं। चलो एक बार फिर से देखते हैं इस चीज को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ए और बी का उम्र कितना दिया गया है, ए और बी का आयु कितना 15 दिया गया है, और ए बी 11 वर्ष बड़ा है, ए बी से 11 वर्ष बड़ा है। अगर मैं मान लेता हूँ बी का उम्र कितना है, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर, तो ए की उम्र कितना हो जाएगा 11 यानी x प्लस 11, क्योंकि यहाँ पर b से बड़ा है 11 वर्ष, तो x प्लस 11 यानी a की उम्र, ये b की उम्र और ये a की उम्र दोनों मिला कितना 15 दिया गया है ना, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 इस तरफ आ जाएगा, 11 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 15 माइनस 11 यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कर जाएगा 2 ना 4 x बराबर 2, यानी b की उम्र कितना हो गया 2 हो गया, और a की उम्र कितना हो गया, तो x प्लस 11 यानी कि 2 प्लस 11 यानी कि 13। अब देखो b की उम्र 2 है और a की उम्र 13 है, अगर दोनों का जोड़ करता हूं, अगर मैं दोनों का मैं जोड़ देता हूं 15 हो जाता है यहाँ पर, और 11 दोनों का मैं क्या करता हूं, तो b से 11 वर्ष बड़ा हो गया ना, तभी 13 हुआ ना यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है, ऑप्शन नंबर इसमें किसी नहीं दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन देने में गलत हो गया इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि बी का यानी 2 वर्ष हो जाएगा, यानी कि कितना है तो 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 63 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए गुणनखंड है, तो गुणनखंड को इस तरह बनाया आप, 63 है ना, तो 9 से 63, तो 63 को 2 भाग में ऐसे बांटो आप, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, तो ये इतना टोटल आ जाए 63 आ जाए, और जरा जोड़ने पर घटाने पर कितना आ जाए, तो ये 16 आ जाए जोड़ने घटाने पर। देखिए अब -16 कैसे आएगा, तो -9 और -7, -9 और -7 आएगा तभी ना, तो इसमें 63 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा ना, माइनस है तो एक का हो गया 9, एक का हो, जब x का मान निकालेंगे तो अब देखो माइनस है यहाँ पर, तो अब इसको उल्टा कर दीजिए आप, 9 और 7 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में बताया हूँ, तो उसको समझ लीजिए आप। तो देखिए इसमें इसको ऐसे मैं बना देता हूँ, इसका डिटेल में बना देता हूँ, डिटेल में एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 63 है तो बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0, उसका 2 भाग कर लीजिए, इसमें x कम करेंगे तो x माइनस हो जाएगा, इसमें से 7x कम करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस तो होगा यहाँ पर 9 से 63 माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर दो आप, ठीक है 10 कर दो यहाँ पर, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ प्लस यहाँ पर था यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये
तो नस्ते 63 यानी कि 9, एक अब x माइनस 7 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, तो x माइनस 9 यानी कि इसका हो जाएगा x माइनस 7 बराबर में 0, x बराबर में 7 हो जाएगा, x माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9, 0 है। तो चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ग का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का व्यास अगर 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का व्यास यानी वर्ग ये है, भुजा बराबर होता है, व्यास मतलब ये कर्ण दिया गया है, तो कर्ण, ठीक है, व्यास मतलब कर्ण दिया गया है यहाँ पर 4, यानी वर्ग ये है अगर है तो कर्ण इसका 4 है। जैसे मान लेते हैं भुजा ए है तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 10 दिया गया ना, 10 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू 10 दिया था यहाँ पर ना, तो यानी कि 2a रूट अंडर में हो जाएगा 10, तो यानी कितना हो जाएगा ये, तो ये इसको इस तरह करोगे आप, चाहे इसका 2 हटाओगे आप तो कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 2a हो जाएगा बराबर में 10। अब ए बार निकालोगे 10 बटा में रूट 2 हो जाएगा। अब देखो तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा, a गुना में a हो जाएगा, यानी कि 10 बटा में रूट 2 गुना में 10 बटा में रूट 2, 10 यानी कि 100 बटा में कितना हो जाएगा, रूट 2 गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी काट के कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई इतना है, तो इसका आधार क्या होगा, तो क्षेत्रफल इतना दिया गया ना, तो याद कर लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई होता है, तो आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 390 दिया था, आधार नहीं पता है तो मान लूंगा, ऊंचाई 26 है, तो यानी कि 390 बराबर में x गुना में 26, तो 26 से इस तरफ आ जाएगा, जब गुना में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 390 बटा में 26, अब 26 से 26 130 यानी 15 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देख लो त्रिभुज की आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 8 है, ऊंचाई 4 है, ठीक है। काट लिया 2 चौका 4 चौका 16 आपको क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला जो है एक कक्षा में 50 छात्र हैं, इनकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो उनमें से 30 छात्रों की औसत आयु इतना है, तो 60 सेंटीमीटर है, तो उसका शेष का ऊंचाई कितना होगा, औसत ऊंचाई कितना होगा, आयु यहाँ लिखा दिया गया, यहाँ पर ऊंचाई यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक कक्षा में 50 छात्र है ना, उसकी औसत ऊंचाई इतना दिया है, तो उसका कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, जब कुल ऊंचाई निकालेंगे तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 गुना में 50 यानी कि 2500 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा, उसका औसत ऊंचाई हो जाएगा, औसत ऊंचाई नहीं कुल ऊंचाई इसका हो जाएगा, कुल ऊंचाई हो जाएगा 2500, उसमें से 30 का दिया गया यहाँ पर ऊंचाई इतना, यानी कि 30 का छात्र इतना है, औसत ऊंचाई इतना है, तो 30 छात्रों का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 30 60 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 30 1800 का हो जाएगा, इन दोनों गुना करोगे यानी कि 30 गुना में 60। अब देखिए इसमें से 30 का दे दिया गया 50 में से, तो 20 का बचेगा ना, तो 20 का ही पूछ रहा है, तो 20 का ऊंचाई कितना हो जाएगा 1800 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, 20 छात्रों का हो जाएगा, इसका आप औसत निकालोगे आप तो 20 से भाग लगा दो, इसमें 0 हो जाएगा 35 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसको बनाने के लिए इसको ऐसे बना लो आप, देखो पहले 50 छात्र 50 गुना में 50 यानी 2500 हो जाएगा, और 30 गुना में 60 यानी 1800 हो जाएगा, और घटा दो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा 20 का हो जाएगा, 20 से भाग लगा दो कितना हो जाएगा, तो 35। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें 0.2 और 0.4 को गुणा करने पर कितना होता है। देखिए दोनों गुणा करोगे कितना हो जाएगा 0.2 गुना में 0.4 यानी कि 4 गुना में 8, 4 गुना में 8 तो हो जाएगा, लेकिन पॉइंट 1 अंक के बाद है, पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो 8 से पहले और 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, इसमें 0.08 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, क्योंकि एक 2 के बाद हो जाएगा ना, 4 गुना 8 यानी 2 के बाद दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है 35 सेंटीमीटर व 2 मीटर 80 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। देखो 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 80 मीटर, देखो 2 मीटर पर सेंटीमीटर में दिया गया ना, तो 2 मीटर सेंटीमीटर ये भी है, तो इतना टोटल कितना हो जाएगा 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, 2 मीटर में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो 200 ये 80 यानी 280, यानी 280 सेंटीमीटर 35 यानी 35 280 सेंटीमीटर में कितना प्रतिशत है, तो गुना कर देंगे 100 से निकालने के लिए। देखो 35 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर का यानी इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर मिला के 280 होता है ना, इतना का कितना प्रतिशत है, तो जिसका मुझे प्रतिशत निकालना पड़ता है उसको ऊपर मैं करता हूँ ना। अब काटो कितना देख लो, 0 0 कट जाएगा, अब काट लो यहाँ पर 7 5 चौका 28 7 5 35 यानी कि 50 का टाइम कितना हो जाएगा 4, यानी कि 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन नहीं ये तीसरा ऑप्शन में दिया गया 12.5। चलो अगला क्वेश्चन है 4a बराबर 5 5 के बारे में b बराबर 7 7 c बराबर में 4, तो abc का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करो आप, 4 के बारे में a बराबर 5 दिया गया यहाँ पर, अब देख लो यहाँ पर 5 के बारे में b, 5 के बारे में b बराबर 7 दिया गया ना, अगर मैं 5 का वैल्यू निकालूंगा तो 7 के बारे में 1 बटा मुझे b करना पड़ेगा, b को मैं इस तरफ करूंगा ना तो ये बटा बन जाएगा पावर में 1 बटा b, यानी 5 का वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया। इस 5 की जगह पर मैं इसको इतना कर सकता हूँ ना, मैं 4a बराबर कितना हो जाएगा 7 के बारे में 1 बटा b हो जाएगा। आगे देखो 7 के c बराबर में 4 दिया गया है, तो 7 के बारे में c बराबर में 4 दिया गया है, तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ 7 बराबर में 4 के बारे में 1 बटा में c कर सकता हूँ ना। तो देखो 7 के जगह मैं इतना कर सकता हूँ, यानी कि 7 की जगह पर 4 के बारे में 1 बटा में c और पावर में तो इतना है ही 1 बटा में b, तो 4a यानी कि अब देख लो 4a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4a बराबर कितना हो जाएगा, जब मैं इसको बाहर निकालता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो b दिया था यहाँ पर ना, तो 1 बटा में c इंटू में 1 बटा में b, 4 के पावर में 4 से कट जाएगा दोनों, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में a c क्या हो जाएगा c b यानी b c हो जाएगा, यानी बटा में 1, तो गुणा करोगे कितना हो जाएगा, तो a b c यहाँ पर b c a b c बराबर ना 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a b c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका आंसर पहला हो जाएगा। चलो अगला जो है 9 12 15 यानी 9 12 15, यहाँ तो ब्लैंक है 24 है, तो इसका स्थान पर क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा, इसका पैटर्न समझो। इसमें 3 बढ़ा दिया गया यहाँ पर, इसमें भी 3 बढ़ा दिया गया है, तो इसमें भी 3 बढ़ जाएगा 18 हो जाएगा, इसमें 3 बढ़ जाएगा 21 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ जाएगा 24 यहाँ हो जाएगा, 18 और 21 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है y क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का सूत्र क्या है, यानी क्यू माइनस क्यू का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर आप आ जाओ और किसमें आ जाओ, तो ऑप्शन नंबर सी में आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगला है a बराबर में 5 है, b बराबर में 3 है, तो इसका बराबर कितना होगा, तो इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपको निकल ही जाएगा वैल्यू। पहले आप 5 का क्यूब कर दो, फिर इसका b का क्यूब कर दो, फिर यहाँ स्क्वायर कर करके काट के निकालो तो आंसर निकल ही जाएगा, लेकिन इतना नहीं करना हम लोगों को। अब a का क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी बटा में कितना होता है जो दिया गया यहाँ पर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये दोनों कट जाएगा ना, तो a माइनस बी बचता है, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 दिया गया है और b का वैल्यू 3 दिया गया है, तो घटाया कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऑलरेडी कर सकते थे आप। चलो अगला क्वेश्चन है a प्लस a बाय a बराबर 8 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 1 बटा में a स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर माइनस 2 कर दो, इसको याद कर लो। अगर इतना वैल्यू इतना दिया गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा में a स्क्वायर बराबर में कितना होता है, तो a का स्क्वायर माइनस 2 इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब a का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर, तो 8 दिया गया यहाँ पर, यानी इसका वैल्यू यहाँ कर देंगे 8 दिया गया यहाँ पर, तो 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 2 यानी कि 62 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
इस वीडियो में अभी तक के बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।